हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने इकोलॉजी स्टार्ट की थी, ओके। और इकोलॉजी में हम लोगों ने एक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर ली थी जो इकोलॉजी में यूज होने वाली है। तो आज हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कल हमारा प्रीवियस लेक्चर में आई कैन से लास्ट टर्म थी, लास्ट टर्म में हमने क्या किया था, इकोसिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। दैट इज डिवाइडेड इनटू एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उसकी आगे फर्दर डिटेल कर रहे हैं। तो देखिए, आज पूरा जो लेक्चर है वो एबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंड है कि किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को, उसके नेचर को अफेक्ट करते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर। देखिए, मेजर एबायोटिक फैक्टर, सबसे पहला हमने क्या लिया हुआ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो काफी डिसाइड करता है ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को, ऑर्गेनिजम्स की टॉलरेंस पावर को, राइट। कैसे? कुछ आपने बैक्टीरिया ऐसे पढ़े होंगे, लाइक थर्मो एसिडोफाइल्स आप पढ़ोगे 11th क्लास में ही। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर रेंज पर सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो लो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 से अगर हमारी बॉडी डाउन चलेगी तो भी हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, और अगर हमें फीवर हो जाएगा तो भी हमारे एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स क्या कि टेम्परेचर पर ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। अगर आप अपने इंडिया में ही या वर्ल्ड में इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। याद कैसे करोगे, पोलर बियर है, पोलर बियर तो जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में रहता है, तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, राइट। तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप। पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर जाओगे वहां पर आपको टेम्परेचर डाउन मिलेगा, और प्लेन्स पर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है। तो ये कुछ हम रेंज बता रहे हैं, ये आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, कैन अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, वे ऑफ वर्किंग ऑफ एंजाइम्स, स्पीड ऑफ एंजाइम यू कैन से। तो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म अपने आप अफेक्ट हो रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरीके से एंजाइम जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी एक्टिविटी फास्ट या स्लो कर देते हैं, और ऐसा करने की वजह से ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल कंडीशन डेफिनेटली अफेक्ट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में स्टूडेंट्स कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। या तो बोलो यूरीथर्मल या बोलो ऑर्गेनिजम्स को स्टीनोथर्मल। ये हमने कैसे डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस पावर ऑफ द टेम्परेचर। देखो, यूरीथर्मल कैन टॉलरेट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूरी वर्ड कैसे आप करोगे, देखो हम लोग बायो में क्या करते हैं, यू वर्ड क्यों लगाते हैं, या सीधा बोलूं यू, क्योंकि ई तो साइलेंट है। यू वर्ड हर जगह वहां लगता है जहां पर ट्रू की बात की जा रही है, जैसे यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस, राइट। तो याद करने के लिए देखो, यूरीथर्मल यानी कि डेफिनेटली ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहां से याद रख सकते हो आप, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएंगे, आप उसको क्या बोल दोगे, यूरीथर्मल। और एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो पेपर में, टॉड लिजार्ड जो है दैट कैन टॉलरेट अ वेरी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, स्टीनोथर्मल यूरीथर्मल के एग्जैक्टली अपोजिट है। जहां पर ऑर्गेनिज्म हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहे थे यूरीथर्मल में, स्टीनोथर्मल में देखो क्या हुआ, कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हल्की सी रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो क्या कर जाएंगे, या तो वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन में चले जाएंगे, समर स्लीप, विंटर स्लीप, या फिर वो अपने बिलों में घुस जाएंगे, जैसे स्नेक है, ठीक है। स्नेक जो है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो उतने टेम्परेचर को नहीं हो सकता, या जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता, उसका एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर है काम करने। तो कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, एग्जांपल है स्नेक्स एंड सम फिशेस, ओके।
ये एग्जांपल किसमें आ गया, स्टीनोथर्मल में। तो ये था स्टूडेंट्स टेम्परेचर के बारे में। लिखते हुए यही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर हम प्लेन से माउंटेन टॉप पर जाएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर टॉलरेंस से ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, यूरी थर्मल एंड स्टीनोथर्मल। कम टू द नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर दैट इज वाटर। आप खुद से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि वाटर किस हद तक इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी में, राइट। तो देखो फॉर एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनके लिए तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं देखो, पीएच एसिडिक है, बेसिक है या एल्कलाइन है, ये सैलिनिटी का मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है। आप क्या कर रहे थे, अपनी 11th क्लास में पढ़ के आए थे कि कई ऑर्गेनिजम्स मैराइन है, कई ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर हैं। ये मैराइन फ्रेश वाटर का क्या था सिस्टम, यही था कि सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो दैट विल बी ऑफ मैराइन नेचर, और अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है पानी की तो आप उसको कहोगे फ्रेश वाटर है। तो सैलिनिटी, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वाटर का टेम्परेचर क्या है ये भी डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोल्ड वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं इजिली, रिप्रोड्यूस अच्छे से कर पाते हैं, ग्रो अच्छे से कर पाते हैं इन द कोल्ड टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए वाटर का। तो ये कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज हैं जिसपे एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है जिससे। देखो आगे, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, सीधा सीधा सॉल्ट कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस organisms can be divided into two groups. This is important, ये important है। ये वही आ गया देखो, यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, आ गया वर्ड वही। तो बस आपको ये ध्यान रखना है थर्मल लग रहा है कि हेलाइन लग रहा है। थर्मल है तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और हेलाइन वर्ड लग रहा है तो दैट इज रिलेटेड टू द सैलिनिटी, दैट इज सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। यूरी हेलाइन कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यूरी ट्रू। एग्जाम्पल देखो, हिल्सा एंड साल्मन, ये है ना फिशेस के नाम है, ठीक है, और ये माइग्रेटरी फिशेस हैं। एग लेइंग के लिए बहुत किलोमीटर्स तक माइग्रेट कर जाती हैं, इवन खुद फ्रेश वाटर होंगी, मैराइन वाटर में जाके एग लेइंग करके आती है। तो माइग्रेटरी फिशेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। नाम देखो क्या है, हिल्सा एंड साल्मन। ओके, स्टीनो हेलाइन में क्या है, कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। अंडरस्टूड था ये तो। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो सैलिनिटी को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को कम ही टॉलरेट कर पाते हैं। हर किसी को मोस्टली को आदत है कि वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म बन के रहे। थर्ड फैक्टर देखो स्टूडेंट्स, लाइट। लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और आपने 11th क्लास में जब हार्मोन्स पढ़े थे, प्लांट हार्मोन्स, तब आपने पढ़ा था कि भाई फोटो पीरियड रिक्वायर्ड होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स को मिनिमम 8 घंटे की सनलाइट चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को थोड़ी सी कम चाहिए, मतलब दे कैन टॉलरेट या दे कैन सर्वाइव एट लो लाइट रेंज, राइट। तो देखो, इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोट्रॉफ्स, डेफिनेटली ऑटोट्रॉफ्स तो भाई खाना बनाएंगे अपना, ग्लूकोज बनाएंगे तो उनको तो चाहिए। फॉर फ्लावरिंग प्रॉपर फोटो पीरियड इज रिक्वायर्ड। कुछ प्लांट्स को, जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, अगर उनको 8 घंटे की सनलाइट नहीं मिली स्टूडेंट्स तो उनकी फ्लावरिंग भी नहीं होगी, और जब तक फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक फ्रूटिंग कैसे हो सकती है, समझ गए। तो फोटो पीरियड बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। For many animals, light is important due to which some are diurnal and some are nocturnal. देखो, हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे हैं, डायर्नल हैं। वी आर डे एक्टिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वी यूज टू डू ऑल ओवर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम वी यूज टू स्लीप। आउल है, उल्लू, उल्लू क्या करता है, वो नॉक्टर्नल है, दिन में सोता है और रात में वो क्या करेगा, अपने सारे काम करता है, अपना प्रे कैप्चर करता है, अपना जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो कौन से उसमें करेगा, नाइट टाइम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका, अगर हम उसके सिस्टम की बात करें तो नाइट एक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा, डायर्नल मतलब डे एक्टिव, नॉक्टर्नल मतलब नाइट एक्टिव,
तो लाइट तो ये भी डिसाइड करेगी कि भाई लाइट है तो ऑर्गेनिज्म जागेगा या सोएगा। तो इस तरीके से लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। कम टू द लास्ट एबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म विच इज सॉइल। सॉइल में देखो क्या लिखा है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरीज विद द डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं पर अलग मिट्टी है, नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, ईस्ट वेस्ट अलग है, समझ रहे हो ना। तो हर किसी की अपनी फर्टिलिटी कैपेसिटी जो है वो भी अलग है। काली मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट या मिनरल कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो देखो, द वेजिटेशन इन एन एरिया इज डिटरमाइंड बाय सम सॉइल पैरामीटर्स। वहां पे वेजिटेशन कैसी है, वहां पे पैदावार कैसी है फसल की, वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। पहली चीज तो भाई पीएच कैसी हो। हम ये मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि अगर सॉइल अच्छी है तो उसकी पीएच आपको स्लाइटली बेसिक मिलेगी, स्लाइटली, ठीक है। अगर ऐसे पीएच है तो सॉइल अच्छी मानी जाती है। अपने खेतों की मिट्टी जो है वो स्लाइटली एसिडिक बेसिक पीएच की आती है। तो देखो पीएच पैरामीटर और मिनरल कंपोजिशन कैसी है, क्या उसमें नाइट्रोजन पहले से ही नेचुरली ही नाइट्रोजन हाई है। अगर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन हाई होगी नेचुरली तो डेफिनेटली सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी हाई होगी। तो ये आज इस लेक्चर में सारे एबायोटिक फैक्टर्स थे। अगर पेपर में ये आ जाता है तो आपको बस इतना ही बताना है। पेपर में जो मेनली पूछते हैं आप लोगों से वो क्या, यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल क्या होते हैं, या फिर यूरीहेलाइन स्टीनोहेलाइन क्या होते हैं, या फिर एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आ जाएगा कि सारे एबायोटिक फैक्टर्स बता दो, थोड़ा थोड़ा कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।